हे गाइस, वेलकम टू द एमएमए इंडिया शो। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ इंडियन एमएमए, फरहान भाई। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। कैसे हैं आप? I'm good, Abhishek. Thank you very much for this beautiful and wonderful opportunity to speak myself and express myself and sharing all the experience of last almost 20-25 years of traditional martial arts and Indian mixed martial arts. Thank you. फरहान भाई, आपने लास्ट वीक अनाउंस किया कि आपने आईएसएफ लॉन्च किया है, वन ऑफ अनदर प्रमोशन जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट प्रमोशन कम रियलिटी शो। तो आपके दिमाग में आया कैसे कि आपको एक रियलिटी शो करना है? सबसे पहले तो मैं जो हमारे सभी फाइटर्स और जो ऑडियंसेस है, सो एक प्यारी सी नज़र इस आईएसएफ पे डालिए प्लीज़। एंड दिस इज़ द फर्स्ट यूनिक पीस इन द होल वर्ल्ड। आ रहा है, आप लोगों के लिए भी आ रहा है जल्दी आ जाएगी। सो आईएसएफ ऑफ कोर्स, मैं इतने सालों से मिक्स मार्शल आर्ट्स, इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट्स में हूँ, काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और कुछ वक्त पहले हमने करीब 3 साल पहले, 2.5 या 3 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा रियलिटी शो भी किया था इंडिया में, कमर्शियल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे किया था। एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ द अल्टीमेट फाइटर का। और लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, ये मेरा आइडिया है। नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय द अल्टीमेट फाइटर। उसी का एक मेरे दिमाग में आया कि यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर। मैं छोटे मोटे कंटेंट बनाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो उस तरीके से मतलब मेरे दिमाग में यह आया कि क्यों ना हम इंडिया में भी एक ऐसा छोटा सा शो बनाए जो फाइटर्स को प्लेटफॉर्म दे। तो मेरा जो पहला जो ख्याल आया था कि वो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी टीम में एक ऐसा टीम मेंबर हूँ जो ऑलरेडी प्रो शोज़ पर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये दिमाग में आया कि मैं एमेच्योर्स पे काम करता हूँ और एमेच्योर फाइटर्स को एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। मेरा माइंडसेट देखिए ऐसा है कि मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि काफ़ी सारे शोज़ हो रहे हैं अभी इस वक्त इंडिया में एमेच्योर्स को लेकर के। बहुत सारे मतलब प्रमोशन, छोटे छोटे लोकल प्रमोशंस आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि शायद कल के दिन ही मैं देख रहा था कि 2-2, 3-3 जगह इवेंट्स चल रहा था, आपके प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा था, एमएमए इंडिया शो के इंस्टाग्राम वगैरह पर। बट लेकिन अगर आप देखेंगे कि फाइटर्स को उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है और एक दिन में इवेंट खत्म हुआ, बात खत्म हो जाती है। सो ये मेरा एक, सी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो भी फाइटर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको एक एक्सपोजर मिलने का या उनको एक एक्सपोजर देने की मेरी पूरी कोशिश है। एक रिकग्नाइजेशन मिले उनको, एक एक्सपोजर मिले और वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सके, अपने अंदर का जो पैशन है उसको एक्सप्रेस कर सके और उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इस तरीके से हो सकता है कि अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होगी और लोगों को पसंद आएगी, फाइटर्स को पसंद आएगी, तो हम इसको फिर थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे भी करेंगे। तो आईएसएफ जब आपने स्टार्ट किया, इज प्राइमरी टू केटर टुवर्ड्स द एमेच्योर फाइटर्स, क्योंकि प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी उनके लिए है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा है, बट एमेच्योर्स के लिए वो स्टेज अभी तो उनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है। तो फरहान भाई, थोड़ा शो के बारे में बताइए कि क्या प्रोसेस क्या है, क्या फाइटर्स अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, ये वेन्यू कहाँ पे है, कहाँ देख सकते हैं लोग, और प्लीज़ बताइए ये पूरा प्रोसेस कैसे आप कर रहे हैं? ओके, देखिए सबसे पहले तो आईएसएफ जो है, इट्स इन इट्स प्री प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, आईएसएफ का जो पूरा फॉर्मेट है वो पूरा प्री प्रोडक्शन प्रोसेस में है। लोग यूजुअली पूरा प्रोसेस करने के बाद लॉन्च करते हैं, बट ठीक है, मेरे साथ एक बहुत अच्छी टीम है और ये मेरी टीम का और मेरा भी अपना डिसीजन था कि हम पहले लॉन्च करेंगे और फिर हम प्रोसेस चालू करेंगे। सो एंड इट्स गुड। देखिए मैं हाथ जोड़ करके और बहुत ही प्यार से मतलब सभी हिंदुस्तान के फाइटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब इतने मैसेजेस और कॉल्स, और पूरे पूरे देश से फाइटर्स आना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मुझे इंटरनेशनल लेवल से, यानी फिलीपींस, अफगानिस्तान और अपना कजाकिस्तान, इजिप्ट और ऐसी कई सारी कंट्रीज से मेरे को मैसेज आया कि दैट वी वांट टू कम एंड कम्पीट इन आईएसएफ। बट यस, डेफिनेटली वन डे इट विल बी। बट अभी हम जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस पुरानी प्रमोशंस के साथ रहा है, जैसे मैंने एसएफएल में बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने मिस्टर डैनियल आइजैक्स से सीखा सब कुछ और उनके साथ बहुत सारा काम किया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे कहता है कि आईएसएफ, लेट्स स्टार्ट आईएसएफ ग्रेजुअली। हम पहले आईएसएफ को ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे और फिर
उसको इंशाल्लाह एक दिन आसमान तक लेकर के जाएंगे। तो प्रोसेस ये है कि हम जो पहला जो मेरा प्रोजेक्ट आईएसएफ के साथ जो मैं प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ, पहला जो ऑलरेडी प्लान है वो है एक हम एमेच्योर एमएमए रियलिटी शो बनाना चाहते हैं। अब ये हमने कैटेगरी डिसाइड की है। ऑफ कोर्स आई हैड बीन इंस्पायर्ड एंड लर्निंग फ्रॉम यूएफसी द अल्टीमेट फाइटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका जो बेसिक प्रोसेस वो ये है कि हम पहली जो शो बना रहे हैं वो हम फेदरवेट कैटेगरी के साथ बनाएंगे। तो मैंने अनाउंस भी किया था कि जितने भी फेदरवेट फाइटर्स हैं वो आकर के हमें डीएम करें। काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं, सब मेरे डेटाबेस में जमा होंगे। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, हम अभी प्रोसेस में हैं, स्पॉन्सर्स से हमारी निगोशिएशंस हो रही हैं। वी आर नाउ इन निगोशिएशन विद अकोमोडेशन पार्टनर्स एंड फूड पार्टनर्स। ओके, अगर ये डन हो जाता है तो जितने भी आउट ऑफ स्टेट के फाइटर्स हैं उन सबको हम ग्रीन सिग्नल दे देंगे। और अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे होता है देन विल सी कि हम क्योंकि बॉम्बे से कई सारे फाइटर्स हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए। टोटल हमारा टारगेट 8 फाइटर्स का है। वी वांट 8 फाइटर्स। हम ये 8 फाइटर का शो बनाएंगे। 8 फाइटर्स जो है वो आपस में compete करेंगे, 4 हारेंगे वो बाहर हो जाएंगे, 4 रहेंगे, फिर वो 4 आपस में compete करेंगे, सेमीफाइनल में जाएंगे और फिर उसके बाद में 2 फाइनलिस्ट निकलेंगे और उसमें जो भी फाइनलिस्ट होगा वो टाइटल जीतेगा। सो फरहान भाई, ये जो आप पूरा प्रोसेस आप बता रहे हो कि ये कितना टाइम लगेगा शो के डेब्यू से लेके सीजन फिनाले तक? ऑन एन एवरेज हमने इसको एक हमारा अगर एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन अगर हमारा देखेंगे तो हमने एक 1 मंथ का हमने एक एवरेज टाइम सेटअप किया हुआ है। फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन्स पॉसिबल हो सकते हैं कि हम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, इट्स नेचुरल। बट हमने 1 महीने का टारगेट प्लान किया हुआ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्री प्रोडक्शन में है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स के साथ अभी भी निगोशिएशन चल रहा है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन कि लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमें। क्लोथिंग पार्टनर हमारा आ गया है, हमारा वेन्यू पार्टनर आ गया है, हमारा न्यूट्रिशन पार्टनर आ गया है, मेडिकल पार्टनर आ गया है हमारा। जैसे अभी मैंने बताया कि अकोमोडेशन पार्टनर एंड फूड पार्टनर से हमारी अभी निगोशिएशंस चल रही है और बहुत सारे फंड स्पॉन्सर्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं विद गॉड्स ग्रेस, और सबसे हमारी बातचीत चल रही है। तो पॉसिबल है कि हम बहुत जल्दी सारा प्री प्रोडक्शन का काम फिनिश करेंगे और बहुत जल्दी हम फिर प्री शूट्स का काम शुरू करेंगे। और मेरे हिसाब से हम पॉसिबल है क्योंकि रमज़ान भी है अगले महीने और काफ़ी सारे मुस्लिम फाइटर्स भी उसमें, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी फाइटर्स उसमें होंगे। हमारे 8 फाइटर्स में सभी होंगे। हमारे 2 कोचेस में से भी एक मुस्लिम है और एक हमारे बहुत ही प्यारे मेरे भाई हैं सोमनाथ गिरी। तो हमारे साथ ऑफिस अब इस वक्त हमारे साथ पीछे देखिए, मेरी स्ट्रेंथ देखिए जो पीछे अभी मेरी स्ट्रेंथ आप देख ही सकते हैं कि टीम किस तरह से प्यार करती है मुझे, हर वक्त मेरे साथ होती है। आना बहुत लोग चाह रहे थे पर मैंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, इतने लोग नहीं जा सकते तो डिस्टर्बेंस होगा। तो इस तरीके से हम पॉसिबल है कि हम मार्च एंडिंग में हम शूट फाइनली स्टार्ट कर देंगे आफ्टर रमज़ान और विद इन अ मंथ हम उसको एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी शूटिंग कंप्लीट होगी उसको हम रिलीज कर देंगे। फरहान भाई, आप एमएमए स्पेस पे काफ़ी टाइम से हो। मुझे याद है मैंने जब स्टार्ट किया था 2010-11 में, मैं पैशनेटली स्टार्ट किया मैंने फॉलो करना। उस टाइम भी मैं आपके फेसबुक पे पोस्ट देखता था क्योंकि उस तो इंस्टाग्राम पे उतना एक्टिव मैं था नहीं, बट फेसबुक पे आपको मैं फॉलो करता था। आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें मैं आपको देखता था कि आप पोस्ट पे पोस्ट डाल रहे हो। मुझे जानना है कि हाउ डिड फरहान गेट इनटू एमएमए? आप मुझे अपने एमएमए का ओरिजिन बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया एमएमए। क्या आप यूएफसी देखते थे उस टाइम पे? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपका जर्नी बताइए कि 20 साल से आप इस स्पेस पे, आई थिंक वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ इंडियन एमएमए। आई डोंट थिंक बहुत कम लोग मिलेंगे, इनफैक्ट आप फिंगर्स में काउंट कर सकते हो जिनका इतना एक्सपीरियंस होगा इंडियन एमएमए। थोड़ा प्लीज उसके बारे में बताइए। सो सबसे पहले शुरुआत मैं बता दूं कि आई एम अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट। मैंने शायद बहुत ही कम एज में, आई थिंक मैं शायद 7-8 साल का होऊंगा कभी उस वक्त, जब भी 7-7.5 साल का होऊंगा जितना मुझे याद है, जितना मेरी माँ मुझे बताती है कि मतलब मैंने कराटे से स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड विद गुजूरियो कराटे। फिर मैंने कुछ गुजूरियो कराटे में कुछ आई थिंक 2.5-3 साल मैंने कुछ ट्रेनिंग की थी, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और फिर मैं उसमें ब्लैक बेल्ट लिया था। फिर उसके बाद में मुझे मेरे टीचर मिले थे जिन्होंने मुझे टाइकोंडो सिखाना शुरू किया, मिस्टर मनोज सारसर। और गुरु होता है और अब आज भी हम उन्हें प्यार करते हैं और याद करते हैं। इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है किसी अलग रीज़न की वजह से, बट उनके साथ मैंने टाइकोंडो स्टार्ट किया था सीखना। और फिर इसी तरीके से चलते चलते हम जो सामने दिखता था, हमने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स सीखने शुरू कर दिए।
हम मुay थाई के साथ भी प्रैक्टिस करते थे, बॉक्सिंग के साथ भी प्रैक्टिस करते थे, इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं मतलब वो एक बहुत नेचुरल था मेरे अंदर। मैंने बॉक्सिंग, मुay थाई, किक बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो सब ट्रेन किया। मैं जिम्नास्टिक भी करता था, वेपन्स, मतलब कोरियोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी। मैंने अभी रिसेंटली रामायणा मूवी में एज एन एक्शन कोरियोग्राफर भी, असिस्ट एक्शन कोरियोग्राफर भी काम करने का वो किया था। तो इस तरीके से मैं बहुत पहले से वर्सेटाइल था, बहुत शुरू से। और फिर मेरी मुलाकात 2005 में मिस्टर डैनियल आइजैक से हुई, और उसी वक्त मैं उनसे भी इंट्रोड्यूस हुआ 2005 में। मैं कुछ 15-15 साल का होऊंगा उस वक्त, और उसी वक्त मैं MMA से भी इंट्रोड्यूस हुआ। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर ऑन ऑफ ट्रेनिंग होती रही है। हम जब डैनियल सर इधर कांदिवली में एक पावर हाउस जिम था, वहाँ पर वहाँ पर एलन सर होते थे, जितेंद्र खरे सर होते थे। ये 3 आदमी को मैंने मतलब अपने एकदम शुरू वाले दौर में देखा कि डैनियल आइजैक, एलन फर्नांडिस एंड जितेंद्र खरे। तो ये 3 आदमी मेरे आज भी मेरी आंखों में है, तीनों लोग। वो जो मेरी पहली मीटिंग हुई थी पावर हाउस जिम में 2005 में डैनियल आइजैक, उस वक्त ये 3 आदमी को मैंने देखा था। और ये हम उस वक्त ये ब्रेव के जो प्रेसिडेंट है आज, मोहम्मद शाहिद, वो उसमें compete करते थे। उस वक्त के जो फाइटर्स थे, शफीकुर रहमान सर थे, भूपेश कामले, जावेद मुल्ला, ये इस तरह के बहुत पुराने फाइटर्स हैं। अभी पता नहीं फिलहाल कहाँ है, मैं ज़्यादा लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। तो मोहम्मद शाहिद भी compete करते थे, हम साथ में उठते बैठते थे इस तरीके से। वो एकदम इतनी सी जगह में आपके जितने स्टूडियो जितनी जगह में हम फाइट्स होती थी, और हम जाते थे, compete भी करते थे। फिर उस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई। फिर ये कैसा ना बहुत अंडरग्राउंड हुआ करता था। फिर FCC शुरू हुआ, प्रशांत सर थे, प्रशांत कुमार, उन्होंने FCC शुरू किया। शायद प्रशांत सर को याद भी नहीं होगा कि मैं उनके पहले FCC से लेकर के कई सारे उनके FCC इवेंट्स में मैं जाता था। सो आई वाज अननोन एट दैट टाइम। तो वो भी मुझे देखेंगे अगर कैमरे में, तो यार ये लड़का तो कभी दिखा नहीं FCC के अंदर, लेकिन उनके हर इवेंट में मैं होता था। और फिर उस तरीके से होते होते फिर फाइनली 2012 में जब SFL लॉन्च हुआ, सुपर फाइट लीग, और जब ये सब काम शुरू हुआ, हमने SFL में भी बहुत काम किया डैनियल आइजैक सर के साथ। और फिर जब ठीक है टीवी पे आ गया, बड़े बॉलीवुड स्टार्स इन्वॉल्व हो गए, सब हो गया, तो सारे लोगों का अटेंशन आ गया। अब फिर उसके बाद में बड़े बड़े दिग्गज उसमें आने लगे। फिर सबने आइमा को ज्वाइन किया, और फिर वहाँ से लोगों को सिखाने का प्रोसेस शुरू हुआ। सो वी वर पार्ट ऑफ दैट टीम, डैनियल सर, एलन सर, मी एंड मैनी अदर वाज देयर। हम लोगों ने बहुत लोगों को सिखाया, बहुत सारे। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब इसमें कोई इसको आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट और समथिंग टू क्लेम एज अ प्रो क्लेमिंग, बट हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वक्त जो बड़ी बड़ी फेडरेशंस भी चला रहे हैं या बहुत सारा काम कर रहे हैं, आई एम हैप्पी फॉर देम। लेकिन वो लोग हमसे सीख के जा चुके हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। और मैं हर उस आदमी को आपके प्लेटफॉर्म के जरिए थैंक्स कहना चाहूँगा जो इस वक्त किसी भी तरह से MMA, इंडियन MMA में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिकॉज इफ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट मीन्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टू आर ओरिजिन। जो हमने 20 साल पहले शुरू किया था, आज लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी। कुछ भी होता है इंडियन MMA में, द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इज मी। हम देखते हैं पीछे से, बैक बेंच पे से देख के हम खुश होते हैं, चलो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। करेक्ट। तो मुझे थोड़ा सा आप अपने SFL के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम, नॉट जस्ट कि इतने बड़े स्केल पे हो रहा है। आई थिंक फ्रेंचाइज बेस्ड प्रमोशन जो अभी GFL कर रहा है, आप पहले कर चुके हो, वो 1 दशक पहले कर चुके हो आप। थोड़ा मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। SFL में बहुत सारे बड़े फाइटर्स आए थे, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स इन्वॉल्व थे। ऐसा कोई एक नाम बताइए, आपका फेवरेट मेमोरी बताइए उस टाइम से। वैसे तो SFL की बहुत बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज है। सबसे पहले तो हमने बहुत मज़े किए थे सुपर फाइट लीग में। मैं सबसे पहले सुपर फाइट लीग को सारे इंडियन MMA फाइटर्स और हर वो लोग जो इंडियन MMA से जुड़े हुए हैं, उन सबको मिला करके पहले तो मैं SFL को थैंक्स कहना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज SFL ने हमें प्रो MMA इवेंट्स कैसे होते हैं वो सिखाया, वो दिखाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुपर फाइट लीग मुझे कुछ पे नहीं कर रहा है ये सब बोलने के लिए, बट आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट टीम। और वी शुड ऑल थैंक्स मिस्टर डैनियल आइजैक। जितना मेरी नॉलेज है कि वही एक वाइट शख्स थे, वही एक वाइट पर्सन थे। ही वॉज द वन एंड ओनली मैन हु एक्चुअली टीचेस द इंडियंस अबाउट MMA। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये ऑनेस्ट है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। आज जो भी सिनेरियो है, मैं आज के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बट लेकिन
सिखाया उन्होंने ही। आज जितने भी लोग इंडियन एमएमए में है, चाहे वो फेडरेशन चला रहे हों, चाहे वो प्रमोशन चला रहे हों, वो सब डैनियल आइजैक से सीखे हैं और हम भी उनसे सीखे थे। तो एसएफएल, सबसे पहले तो एसएफएल ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। एसएफएल ने इंडियन एमएमए को असल में एक पहचान दी और उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। आज भले एसएफएल चल नहीं रहा है या जो भी उनका सिचुएशन है, या वो बैंकरप्ट हो गया या लॉस हो गया, जो भी हुआ, बट एसएफएल is someone who has teaches the pro MMA to Indians, and they have get to know us about how an SFA, how as a grand MMA event looks like and how it happens. Okay, और experiences ये है कि काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ थे, बहुत सारे फाइटर्स स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ, बहुत फाइटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत लोगों का करियर एसएफएल के ज़रिए बना। आई एम वन ऑफ देम। कि अगर मुझे कुछ वक्त पहले एक बड़ा शो मिला था एज अ टेक्निकल डायरेक्टर करने के लिए, रियलिटी शो, तो कहीं ना कहीं एसएफएल के एक्सपीरियंस पर ही मुझे मिला था। और एसएफएल ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, हमें सिखाया, और मेमोरीज तो ये है कि बेस ही एसएफएल बना। हिंदुस्तान में अगर मैं कहता हूँ कि आज अगर एमएफएन भी है या और भी जो भी प्रोडक्शंस हैं, बड़े प्रमोशंस हैं, उसकी शुरुआत असल में सुपर फाइट लीग ने ही की थी। और हाँ, मज़ा बहुत आया, सीखने बहुत मिला। वी हैड वर्क विद इंटरनेशनल रेफरीज, वी हैड वर्क विद इंटरनेशनल टीम। हमने बहुत सारी इंटरनेशनल टीम और बहुत सारे इंटरनेशनल फाइटर्स के साथ काम किया। अभी रिसेंटली माइकल वेनम पेज जब जीते थे, तो मैंने आईएसएफ के हैंडल पर एक उनके साथ तस्वीर शेयर की थी, मेरी पुरानी 2013 की। तो माइकल वेनम पेज फाइट करने के लिए सुपर फाइट लीग में आए थे, जब हमारी फ्रेंडशिप भी हुई थी और हमारी बातचीत भी हुई थी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो आज जो फाइटर्स नाम कमा रहे हैं सुपर फाइट लीग में आके जा चुके हैं, और हमने उनके साथ काम किया है, वहाँ से सीखने को मिला हमें बहुत कुछ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम सुपर फाइट लीग। तो ये एक सबसे, मैं बताऊं कि बहुत अच्छी मेमोरी थी। एंजॉयमेंट बहुत किए, सीखे बहुत, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने सीखा सुपर फाइट लीग से बहुत कुछ। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा फेडरेशन के बारे में इंडिया में कि क्योंकि बहुत सारे फेडरेशंस हैं, हर कोई क्लेम कर रहा है कि इंटरनेशनल बॉडी से एफिलिएटेड है। यू नो, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, आई विल लेट यू एक्सप्लेन इट टू अस। थोड़ा मुझे फेडरेशन के बारे में बताइए, इंडिया में जो फेडरेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसे चल रहा है, फाइटर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब वो किसी फेडरेशन से टाई अप कर रहे हैं या जब वो ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक व्हाट आर द की थिंग्स दे शुड कीप इन माइंड। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ उस प्रमोशन के नाम से जिससे हमने सीखा है, और मैं आज भी उस प्रमोशन को देख के सीखता हूँ। मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ ये बात। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूएफसी की, ठीक है। फेडरेशन आती कहाँ से मैं वो आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ यूएफसी की। थोड़ी ऊपर की नॉलेज है, हो सकता है कि मैं शायद कुछ थोड़ा गलत भी बोल दूँ, तो प्लीज़ समझ लीजिएगा, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है ह्यूमन एरर। बट जैसे कि यूएफसी की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, तो जब वो यूएफसी स्टार्ट हुआ था तो कुछ वक्त पहले बैंड हो गया था नहीं, उसमें कुछ वेट क्लासेस नहीं थे और बहुत मिक्स रूल्स थे, बहुत ब्रूटल था एक्चुअली थोड़ा सा, तो यूएफसी बैन हो गया था। फिर उसके अंदर अमेरिकन बॉक्सिंग कमीशन जो है, नेवाडा एथलेटिक कमीशन, उसने एंटर किया, फिर उन्होंने रूल्स वगैरह बनाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ से जब कमीशन की ज़रूरत पड़ी, और फ्यूचर में अगर मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ब्रीफ में बताऊँ कि एक ऐसी फेडरेशन है इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन जिसे यूएफसी सपोर्ट करती। अभी कुछ बीच में एक इशू भी हो गया था उनको लेकर के, कुछ पता नहीं कुछ था, कुछ बड़ा फाइनेंशियल स्कैम ऐसा कुछ था, बट आई एम नॉट श्योर वो एग्जैक्टली क्या था। बट यूएफसी उसको बैकअप करती है, बिकॉज यूएफसी अ लॉट ऑफ मनी और बहुत फेम ग्लैमर है उनके पास, तो वो उस फेडरेशन को बैकअप करती है, ठीक है, इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन। और पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी जो फेडरेशन है वो ऑफकोर्स इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन ही है, ठीक है। और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं वो, लेकिन उनका जो फोकस होता है वो एमेच्योर्स पे होता है, ठीक है। तो यूएफसी को आईएमएफ, आई गेस जितनी मेरी नॉलेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईएमएफ यूएफसी के इवेंट्स को शायद ऑफिशिएट या रेगुलेट नहीं करता है जितनी मेरी जानकारी है। हाँ, लेकिन वो एमेच्योर्स पे बहुत काम कर रहे हैं लोग, और इसी तरीके से वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज उनके साथ एफिलेटेड है। ऐसी एक बॉडी हमारे इंडिया में भी है जो आईएमएफ से एफिलेटेड है। उसी तरीके से एक इंटरनेशनल बॉडी गामा भी है, ठीक है, जिनसे और भी एक फेडरेशन हमारे इंडिया से एफिलेटेड है। एक ऐसी वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन भी है, उनसे भी एक बॉडी एफिलेटेड है, ठीक है। अब ये लोग अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। IMF मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इसलिए ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी बोल सकते हैं क्योंकि UFC का उसको बैकअप है, ठीक है ना, जो भी फाइनेंशियल ब्रेव भी उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आ गया। देखिए कोई इंटरनेशनल फेडरेशंस, क्योंकि मैं डायरेक्टली जा करके उनकी फेडरेशन के कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठा तो नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो लोग उनके लेवल पे क्या कितने जेन्युइन है ये उतना मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ। बट इंडिया में मैं क्या कहता हूँ, इंडिया में देखिए हर फेडरेशन का अपना एक काम करने का तरीका है। इंडिया में इतनी फेडरेशंस बनी क्यों? वो बनने की असल वजह भी ये है कि हर आदमी अपने तरीके से चलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन या फेडरेशन आप बोलेंगे वो आईमा थी, जो 2004 में रजिस्टर्ड हुई थी। और फैक्ट है यार, फैक्ट को फैक्ट मानो ना, उसमें इतना डरने और छुपाने वाली क्या बात है, ठीक है ना। आईमा थी सबसे पुरानी, सब लोग जुड़े उसमें। सुपर फाइट लीग से जब बहुत पॉपुलर हो गई आईमा, पहले आईमा को कोई पूछता नहीं था। क्यों नहीं पूछता था? क्योंकि कोई पॉपुलैरिटी थी। सुपर फाइट लीग के बाद पॉपुलैरिटी आ गई, जो डैनियल आइजैक भी ये बात बोलते हैं, तो वो बहुत लोग जुड़ गए, बहुत लोगों का इंटरेस्ट आ गया। अब जो चीज़ ट्रेंड में होती है तो उसमें पैसा भी दिखता है, उसमें बहुत कुछ दिखता है, तो बहुत लोग आ गए। फिर वहीं से लोग सीखे, फिर वो यही होता है कि चेयर पे बैठेगा कौन, ठीक है ना। अभी एक कुर्सी है बड़ी, तो चेयर पे बैठेगा कौन? अब वो चेयर पे बैठने की मगजमारी में और उसके कॉन्फ्लिक्ट में फिर आदमी निकलता है बाहर, फिर बोले मैं अपनी फेडरेशन बनाऊंगा। फिर उन्होंने एक फेडरेशन बनाई, फिर वहां से कोई निकला, उन्होंने एक फेडरेशन बनाई, फिर वहां से कोई एक निकला। मतलब जो आदमी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होता है या एडजस्टेबल नहीं होता है, फिर वो बाहर निकल के अपनी फेडरेशन बनाता है। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। क्योंकि जब कुमितेवन लीग के साथ जब मेरी मीटिंग्स चल रही थी और जब मैं कुमितेवन लीग को ज्वाइन करने वाला था, तब कुमितेवन लीग ने मुझसे सवाल किया था कि आप कौन सी फेडरेशन सजेस्ट करते हैं। और जिस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं किसी भी फेडरेशन के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं रहूँगा काम करने में, क्योंकि उनके अपने तरीके हैं। सभी अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनके अपने तरीके हैं, और जिस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ वो लोग शायद मुझे काम करने देंगे नहीं। तो मैंने फिर उनको सजेस्ट किया कि ऐसा कीजिए कि आप अपनी एक फेडरेशन बनाइए और उसमें आप मुझे कोई एक अच्छे से डेजिग्नेशन पे अपॉइंट कीजिए और मैं आपकी फेडरेशन का पूरा काम करूँगा। तो कुमितेवन लीग ने MMA 1 फेडरेशन रजिस्टर की और उसका मुझे नेशनल कमिश्नर अपॉइंट किया, और फिर हमने मिल करके एक बहुत बड़ा रियलिटी शो बनाया। और बस फिर इसी तरीके से देखिए फेडरेशंस है अभी कुछ, अगर मैं गिनने जाऊँ तो 4-5 फेडरेशन है जो थोड़े से अच्छे लेवल पे काम कर रही है, और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वी शुड अप्रिशिएट, वो लोग बेचारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं यार। वैसे ये स्पोर्ट्स में कोई इतने लाखों करोड़ों रुपए नहीं दे रहा है आपको, बट ये है कि ठीक है, फाइटर्स जो है ना वो इंडिविजुअल लेवल पे मैनिपुलेट होते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा है इतनी फेडरेशन, अगर एक फेडरेशन को अगर गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज कर दिया जिस दिन, तो उस दिन वो फेडरेशन फिर दबा के करप्शन कर सकती है। मैं नहीं बोल रहा कि करेगी, पर कर सकती है, क्योंकि जब एक हाथ में चाबी आ जाएगी ना, तो फिर तो करप्शन के लिए तो फिर बहुत अपॉर्चुनिटी। और ये नॉट जस्ट इन MMA, हम बाकी जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट के फेडरेशन में देख रहे हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन, तो ये सोचना कोई इट्स नॉट ए फार फेस्ट आइडिया कि अगर MMA भी रिकॉग्नाइज्ड हो गया, हाँ, तो पॉसिबल है ना। ह्यूमन नेचर। फिर वो क्या होगा ना, देखिए सीधी बात है, अगर मेरे पास अथॉरिटी आ गई, फिर तो अभिषेक भाई आपको मेरी इज्जत करनी पड़ेगी यार। मेरे जूते उठा लो, नहीं उठाओगे तो फेडरेशन से बाहर हो जाओगे, या आपका फाइटर फिर वहां नहीं जा पाएगा, वहां नहीं जा पाएगा। या अगर फाइटर ने मुझे आंख दिखा दी, आंख दिखाता है, चल कैंसिल, जा, तेरे को लाइसेंस ही नहीं दूंगा। वो ऑनेस्ट है, वेरी ट्रांसपेरेंटली बोल रहा हूँ मैं। ये हो सकता है अगर अच्छे लोग बैठे, अच्छे लोगों को अगर गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है, या जो लोग वाकई स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, तो वो लोग शायद ऐसा ना करें। वो तो यार ठीक है, अभी मैं किसी की जबान नहीं पकड़ सकता हूँ, या किसी की सोच को नहीं पकड़ सकता हूँ, या मैं किसी के माथे पे लिख के नहीं दे सकता हूँ कि अगर अभिषेक को मैं अथॉरिटी दे दूँ तो अभिषेक ही बहुत साक्षात फरिश्ता आसमान से उतर के आया है जो करप्शन नहीं करे। यू नेवर नो, ये तो अभी अपने लक के ऊपर है। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट कोई एक फेडरेशन को रिकग्नाइज करती है तो करप्शन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अच्छा है 4-5 फेडरेशन है, सब अपना अपना काम करो। बट देखिए इसमें एक चीज, इसका डिसएडवांटेज ये है, मैं आपकी बात के साथ मिला करके कह दूं इसी को, इसका डिसएडवांटेज ये है कि कुछ लोग थोड़ा सा मिक्स मार्शल आर्ट्स को गलत तरीके से भी कर रहे हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि भाई थैंक यू, आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उसको गलत तरीके से ना करें। फाइटर्स की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
जो यूनिफाइड रूल्स हैं उनको देखें, उनको स्टडी करें, नहीं समझता है किसी से पूछने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। और अब अभी हमारे यहाँ तो प्रमोशन ऐसी चल रही है कि प्रमोशन का जो अगर आप नाम देखेंगे तो उसमें प्रो मेंशन है, बट वो करा रहे हैं एमेच्योर फाइट्स और पैसे लेके करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भरो, जैसे कराटे की होती है या दूसरी जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं कि आप इतना इतना रजिस्ट्रेशन फीस भरो, फिर वो टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रो लीग है या प्रो प्रमोशन है या प्रो कंपनी है, प्रो ब्रांड है, बट वो करवा रहे हैं एमेच्योर फाइट्स। तो इस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप एमेच्योर कर रहे हैं तो उसको मेंशन कीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत सिंपल, मैं कोई बहुत दूध का धुला हुआ आदमी नहीं हूँ, बट लेकिन ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करूँ, किसी को बेवकूफ़ ना बनाऊँ, किसी को धोखा ना दूँ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आईएसएफ बनाया, तो ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ ना कि मैं पहले शुरू एमेच्योर से कर रहा हूँ। मैं रियलिटी शो बना रहा हूँ, वो भी मैं एमेच्योर के लिए बना रहा हूँ, अब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बना रहा हूँ। अगर सक्सेसफुल होगा तो हम और भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए फ्यूचर में बनाएंगे। हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, मेरे पास फंड्स आएगा, स्पॉन्सर्स आएंगे, ब्रांड्स आएंगे, तो हम एमेच्योर के साथ फिर प्रो भी स्टार्ट करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए फाइटर से रजिस्ट्रेशन फीस कब ली जाती है, जब कोई फेडरेशन इवेंट करवाती है या अगर फेडरेशन के पास फंड नहीं है और वो फाइटर्स से रजिस्ट्रेशन ले करके उनसे एक मतलब यूँ समझो कि अगर क्राउड फंडिंग करके फिर एक इवेंट कराए फाइटर्स के लिए, तो वो समझ में आता है। बट आप मतलब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लोग, अगर आप जो साउंड कर रहे हो तो आप वैसा परफॉर्म करो या वैसा प्रोसेस करो। आप प्रो बोल करके एमेच्योर करवा रहे हो तो थोड़ा सा स्टूपिड लगता है मेरे को। तो थोड़ा सा इम्प्रूव करो, कम इनटू एमएमए सीन, आइए कंट्रीब्यूट कीजिए, आप सब वेलकम है। हर एक आदमी, मैं फिर कहता हूँ कि हर एक आदमी अगर कोई एमएमए का नाम भी बोलता है कि आई लव एमएमए, तो मैं उसको भी थैंक्स कहना चाहूँगा, बिकॉज ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई बिलव्ड स्पोर्ट्स। बट सही तरीके से आइए, सही तरीके से कीजिए। फरहान भाई, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे फाइटर्स प्रो एमएमए फाइट करते हैं बट उनका रिकॉर्ड नहीं चढ़ता जी। तो थोड़ा मुझे बताइए कि क्या किस शेरडॉग या जो टैपोलॉजी है उनके क्या मेथोडोलॉजी है। अगर कोई प्रमोटर इवेंट कराना चाहता है, ऑब्वियसली फाइटर भी चाहेगा कि अगर वो फाइट कर रहा है वो वेस्ट ना जाए, कम से कम उसका रिकॉर्ड चढ़े, क्योंकि उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे हो सकता है उसको आगे चल के बड़ी फाइट्स मिले। तो मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताइए, एंड इंडिया में ऐसे कौन से प्रमोशंस हैं जो ऑफर कर रहे हैं टैपोलॉजी में रिकॉर्ड या जितने भी शेरडॉग हो गया उस पर रिकॉर्ड चढ़ाने का। देखिए इसका जो प्रोसेस क्या है मालूम है, टैपोलॉजी और शेरडॉग पे अगर आपको रिकॉर्ड्स चढ़ाने हैं तो उनका अगर आप वो सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल ये है कि उनका जो बेसिक फॉर्मेट ये है कि जो फाइट्स आप शेरडॉग या टैपोलॉजी को भेजते हैं तो उनको मिनिमम जो फाइट है वो 3 एंगल से शूट होनी चाहिए, 3 कैमरा एंगल से शूट होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और वो फाइट कंप्लीट, उनकी जो टीम है वो उसको पूरे देखते हैं फाइट्स को लोग, और उनको जब लगता है कि हाँ रूल्स रेगुलेशन सब कुछ प्रॉपर है, अगर एमेच्योर है तो एमेच्योर लेवल के रूल्स प्रॉपर है, प्रो फाइट है तो प्रो लेवल्स के रूल प्रॉपर है, टाइटल चैंपियनशिप फाइट है तो उस लेवल के रूल्स प्रॉपर हैं, वो उसको फाइट्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो रिकॉर्ड चढ़ाते हैं। अगर आप उनको ऐसे वीडियोस भेज रहे जिसमें क्लियर फाइट नहीं है या क्लियर क्वालिटी नहीं है या मिनिमम 3 एंगल्स ऑफ कैमराज उसमें शूट नहीं किया गया है, तो वो फिर आपके फाइट्स को रिकग्नाइज नहीं करेंगे और वो आपका रिकॉर्ड, आपके फाइटर का रिकॉर्ड, आपके इवेंट का रिकॉर्ड वो शेरडॉग या टैपोलॉजी पे नहीं अपलोड करेंगे। तो ये उनका फॉर्मेट है। प्लस अगर आप लाइव इवेंट्स उनको भेजते हैं तो वो प्रो फाइट या एमेच्योर फाइट्स में होता है, या अगर आप उनको पोस्ट इवेंट्स भेजते हैं, जैसे कि मैंने आज इवेंट किया, आज फाइट की और मैंने 1 महीने बाद उनको रिकॉर्ड्स भेजे, तो वो उसको एग्जीबिशन मैच में इंक्लूड करते हैं। इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, कोई भी प्रमोशन अगर शेरडॉग या टैपोलॉजी में अपने रिकॉर्ड्स भेजना चाहती है, उनका एक बेसिक फॉर्मेट है, उनकी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। बट आप जो कैमरा शूट करते हैं, जो फाइट शूट करते हैं, अच्छा उसमें लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि चलो ठीक है, आपके पास अगर हो सकता है फंड्स अच्छा होगा, स्पॉन्सर्स अच्छे होंगे, तो आपने 3 की जगह 6 कैमरे लगा दिए, स्टिल दे विल लुक दर, आप जो फाइट हो रही है अंदर, वो रेफरी प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, रूल्स प्रॉपर फॉलोड हो रहे हैं कि नहीं है। पता चला कि कुछ आप सब कुछ तो आपने सेटअप अच्छा किया है, अंदर रेफरी भी बेवकूफ़ है और कुछ भी हो रहा है, कुछ भी फाइट हो रही है आड़ी टेढ़ी, अंदर कैमरामैन भी घूम रहा है रिंग में फाइट के दौरान, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो वो लोग आपको रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे और वो लोग आपका फिर फाइट के इवेंट्स को और फाइटर के रिकॉर्ड्स को लोग अपने पोर्टल पे नहीं डालेंगे।
तो सिंपल ये है कि आप मिनिमम 3 कैमरा एंगल्स लें, आपकी क्वालिटी क्लियर होना चाहिए, और आप अगर पोस्ट फाइट्स भेज रहे हो तो एग्जीबिशन में जाएगा, अगर आप लाइव फाइट्स भेज रहे हो या नेक्स्ट डे भेज रहे हो तो फिर वो लाइव रिकॉर्ड्स में जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मेट है। तो डू यू थिंक कि चूंकि अगर फॉर्मेट इतना सिंपल है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग प्रमोशन चला रहे हैं, प्रो फाइट नाइट का नाम दे रहे हैं, डू यू थिंक इट्स बेयर मिनिमम कि अगर आप अपने इवेंट को एक प्रोफेशनल इवेंट बोल रहे हो तो 3 कैमरा सेट तो मिनिमम आप रखो। सही बात है। ऐसा कौन से प्रमोशंस हैं इंडिया में जो ये कर रही हैं अभी? MFN एक हो गया, MFN एक हो गया, करेक्ट। एक कुमितेवन लीग है जो, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वो भी पहला भी जब उन्होंने इवेंट किया था अच्छा किया था, जब लेजेंड माइक टाइसन को उन्होंने बुलाया था। ऑनेस्टली मतलब मेरी, क्योंकि मोहम्मद अली बुधवानी जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि उनकी ज़बरदस्ती तारीफ नहीं कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो बहुत कंसर्न है। मुझे बोलते हैं कि भाई फरहान, फाइटर सेफ्टी का तू बहुत ध्यान देना भाई, छोटा भाई मानते हैं मुझे और मैं भी उनको बड़ा भाई मानता हूँ। और दूसरी ये चीज़ वो कहते हैं कि भाई जो भी प्रोटोकॉल्स है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर, खर्चे की फिक्र मत कर। तो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान बहुत देते हैं। तो मैं, और इस वक्त तो देखिए ऑनेस्टली मैं MFN और कुमितेवन लीग, ये 2 प्रमोशंस का मैं कहूँगा कि जिन पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं। MFN इज ऑल्सो टेकिंग अ वेरी गुड केयर ऑफ द ऑफिशियल्स। थैंक यू MFN, आयशा मैम, कृष्णा श्रॉफ मैम, आप लोग, मैं देखता हूँ आप लोगों के वीडियोस, आप लोग वाकई ऑफिशियल को बहुत प्यार दे रहे हैं, ऑफिशियल्स को उतना रिगार्ड नहीं करते। ऑनेस्टली बहुत सारी प्रमोशन ऑफिशियल को रिगार्ड नहीं करती। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द प्रमोशंस एंड फेडरेशन, प्लीज ऑफिशियल्स को रिगार्ड कीजिए। मैंने भी बहुत काम किया है, बहुत बुरा लगता है जब ऑफिशियल्स को आप रिगार्ड नहीं करते, तो ऑफिशियल्स को रिगार्ड कीजिए। अगर ऑफिशियल्स नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लिख के ले लो मेरे से, कितना भी पैसा फूक दो, जब तक आपके ऑफिशियल्स आपके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े होंगे ना, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ऑफिशियल से प्यार करो, उनको अच्छी रिस्पेक्ट दो, उनको अच्छा पे करो, अच्छा खाना दो, अच्छा स्टे दो, क्योंकि ऑफिशियल आपकी बैकबोन है। उनको अच्छा ट्रीट करो, और फाइटर्स को भी मैं समझता हूँ कि MFN बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है, कुमितेवन लीग ने भी बहुत अच्छा ट्रीट किया था फाइटर्स को। और ये है कि देखिए कैसा है कि अभी मैंने ISF बनाया, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं MFN लेवल का इवेंट कर सकता हूँ, कुमितेवन लेवल का इवेंट कर सकता हूँ, ये सारे लेवल के इवेंट्स पे मैं काम कर सकता हूँ, अच्छा उनको एक रिजल्ट दे सकता हूँ, अच्छा एक उनको एग्जीक्यूशन दे सकता हूँ प्रॉपर कंप्लीट इवेंट का। बट मैंने क्यों एमेच्योर का सोचा? मैंने एमेच्योर का इसके लिए सोचा, उसके 2 रीजन थे। एक तो मैं एमेच्योर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, दूसरी बात ये कि अगर मैं जब भी प्रो करूंगा तो उसको फिर प्रो के तरीके से ही करूंगा। करेक्ट। फिर मैं प्रो का मतलब क्या होता है, मैंने अभी कहा ना आपसे थोड़ी देर पहले कि कोई प्रमोशन है जो प्रो इवेंट मेंशन कर रहा है बट एमेच्योर फाइट कर रहा है, नहीं, टू बी वेरी, आप प्रो का मतलब ये होता है कि प्रो का जो पूरा एब्रीवेशन है, जो फुल फॉर्म है, इट्स प्रोफेशनल MMA फाइटिंग। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आपका प्रोफेशन है, आप उससे पैसा कमाओगे, इट्स ब्रेड एंड बटर। तो जब आप प्रो मेंशन करते हो ना, तो यू नीड टू पे द फाइटर्स। बेवकूफ मत बनाओ फाइटर्स को, आप फाइटर्स को पे करो, व्हाटएवर, ठीक है, आपके पास जो स्पॉन्सर्स होंगे, जो फंड्स होगा, आपकी जो कैपेसिटी होगी, आप उस अकॉर्डिंगली, तो जाहिर सी बात है पहले फाइटर को बोलोगे आप जीतोगे तो इतना मिलेगा, हारोगे तो इतना। तो प्रो फाइटिंग का मतलब होता है कि आप फाइटर को पे करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जीता उसको पे करेंगे। अब ये नया ट्रेंड आया है मार्केट में कि आपने एक प्रो फाइट नाइट ऑर्गेनाइज की, उसमें आपने 10 बाउट रख दिए, अब उसमें आपने क्या स्मार्टनेस की, उसमें आपने ये चतुराई की कि आपने फाइटर ऑफ द नाइट को कुछ कैश दे दिया, या आपने बेस्ट नॉकआउट को कुछ कैश दे दिया, और बाकी सारे फाइटर्स। When we mention pro, so please go with the pro, act like a pro event. फाइटर्स को पे कीजिए, भले 5,000 पे कीजिए, वो फाइटर की मर्जी, 5,000 में खेलना है खेलेगा, नहीं खेलना है नहीं खेलेगा। लेकिन आप जब प्रो मेंशन करते हैं तो फाइटर्स को प्लीज पे कीजिए, सभी फाइटर्स को। उसका फाइट पर्स, यानी जब वो केज में एंटर किया, अगर आप, मैं बोलता हूँ ना, छोटी सी बात करता हूँ कि अगर 5,000 भी आप देना चाहते हैं फाइटर को एज अ प्रो फाइटर, तो दीजिए। 10 फाइटर, आपके 10 बाउट के रोस्टर पे 20 फाइटर है, तो 20 के 20 फाइटर को आपको 5-5 हजार देना है, क्योंकि वो केज के अंदर एंटर तो करेगा, फाइट तो करेगा। जीतने के बाद आप फिर क्या देते हो, आपकी मर्जी, आपके स्पॉन्सर्स क्या है, आपका फंड कैपेसिटी क्या है, उस तरीके से आप प्लान करो। बट व्हेन यू मेंशन प्रो, प्लीज पे टू द फाइटर्स यार। करेक्ट। तो फरहान भाई, अभी अंशुल यूबरी रिसेंटली UFC सिडनी में वो फाइट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट। हमने उसके बाद देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं।
उसके बारे में प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद कभी ये ग्लव्स भी नहीं चढ़ाया होगा। ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ कि जो ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं, देखिए इसके दो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स हैं। इसका एक एडवांटेज भी और एक डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज मैं ये कहूँगा कि अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को फैला रहे हैं। एक ये इसका एडवांटेज है। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है कि ज़्यादातर वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कभी केज में गए नहीं, कभी उन्होंने चेहरे पे एक पंच खाया नहीं। भाई केज में जाओ, आपकी जी फट जाती है। जब दरवाज़ा बंद होता है ना तो सब पसीने छूटते हैं कि मतलब जब तक वो जब अंदर घुस के पहला जब वो थोड़ा सा 2-4 सेकंड के लिए जब वो थोड़ा सा ये धाप धूप नहीं होता है ना, हर एकदम धड़ 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 दिल करता है। या थोड़ा फटका उटका पड़ता है या अपन किसी को फटका दे देते सामने वाले को, तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि हाँ चलो अभी वो रिदम में आता है फाइटर। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अंशुल जुबली जो फाइट कर रहे हैं ना, आर बी लव्ड अंशुल जुबली, वो नेक्स्ट लेवल का स्टेज है। अरे भैया पहले अंशुल जुबली की मेहनत तो देख लो। उसको पहुंचाने तक कितना खर्चा किया आपने उसके पीछे, या कितना आपने उसको पैसा दिया है अंशुल जुबली को। किसी ने आपने बोला कि यार तुम वहां जा रहे हो, ये मेरी कंपनी है या ये मैं काम करता हूं, यार मेरी तरफ से आपके लिए 50,000 का एक लव, मतलब एक टोकन ऑफ लव, मैं आपको 50,000 रुपीज अंशुल जुबली जी भेज रहा हूं, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए और हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। जाके यूएफसी पे वो बंदा ऑलरेडी कर रहा है। भरत खंडारे भी गए थे यूएफसी में, एक फाइट के 11 बंदे की जिंदगी झाड़ कर दी सबने। सॉरी टू से दैट। ऐसा थोड़ी होता है यार। वो पहुंचा वहां तक, कैसे भी पहुंचा, वो पहुंचा वहां तक। आज तो कोई पूछ नहीं रहा है। आई गॉट हिम इनटू कुमिते वन लीग, वो जो शो हमने बनाया था वॉरियर एंड, मैं उसको वहां पर लेकर के गया था। सो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे आसपास के फाइटर्स हैं उनको जो भी हम हेल्प कर सके या जो भी हम उनको कंट्रीब्यूट कर सके हम करते हैं, अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने अपने लेवल के हिसाब से। तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 19 सेकंड्स में आउट हो गए, अरे भैया गेम है। कॉनर मैग्रेगोर कितना बड़ा स्टार है। ऑनेस्टली मैं बोलता हूं आज आपके प्लेटफॉर्म पे, मैं यूएफसी तो बहुत जमाने से देख रहा हूं, बट आई वाजंट अवेयर मच और फैन ऑफ खबीब। खबीब का स्टारडम मैंने तब देखा जब वो कॉर्नर मैग्रेगोर से भिड़ा, जब वो कॉर्नर के साथ जब उसकी फाइट हुई, उसके बाद खबीब बहुत बड़ा स्टार बना। खबीब से पहले कॉर्नर मैग्रेगोर ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टार था। तो यार क्या कॉर्नर मैग्रेगोर ने टैप आउट नहीं किया? उसके भी टांग टूटी थी ना, शिन टूटी थी। ओके, तो कितना मतलब ये शिन टूटना, ऐसा टूट के तब पैर टेढ़ा हो जाता है यार। सोचो, एक पंच पड़ेगा ना तो सारी बोलती बंद हो जाएगी। तो पहले तो आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं अंशुल जुबली के लिए। ऐसा कोई किसी ने रेस किया है कि बंदा यूएफसी में जा रहा है कि कितने जो क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे तो क्या पैसे नहीं कमाते होंगे? कुछ पैसा नहीं होगा उनके पास, होगा ना कुछ, तो कुछ दिया है अंशुल जुबली को या गिफ्ट भेजा है उनके घर पे, हाँ कि सर ये मेरी तरफ से एक वॉच आपके लिए, या सर मेरी तरफ से ये गॉगल्स मैंने आपके लिए, सर ये बहुत महंगा परफ्यूम मैंने आपके लिए भेजा है, जाइए आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जाके फाइट कीजिए वहाँ पे। यार बंदा, जो मेहनत पे आप नहीं बोलते हो, जब आप मेहनत पे सपोर्ट नहीं करते हो, इफ यू आर नॉट प्रेजेंट एट दिस स्ट्रगल, यू डू नॉट डिजर्व टू बी प्रेजेंट एट दी सक्सेस। तो यार जब वो बंदा हार भी रहा है अगर, तो उसको क्रिटिसाइज करने का आपको बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि आपने उसको केज में जाने के लिए सपोर्ट ही नहीं किया है। तो पहले सपोर्ट करो, फिर उसके बाद में बात करो। और देखिए स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, एक हारेगा एक जीतेगा, पॉसिबल है, होता है, ठीक है। आप अगर किसी अपने ही वाले का कॉन्फिडेंस तोड़ोगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जाने के लिए उसको डिफिकल्ट होगा। तो सपोर्ट हिम, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और वो यार गेम है, अभी वो और कम बैक करेंगे, वो तगड़ा कम बैक करेंगे। ऐसा थोड़ी है, यूएफसी के केज में एंटर करना मामूली बात नहीं, कितना प्रेशर होता है। हम करीब 150 करोड़ की जनता है हमारी हिंदुस्तान की, और इतने लोगों की उम्मीदें, इतने लोगों का प्यार आदमी को नर्वस कर देती है। तो बहुत डिफिकल्ट है, पहले सपोर्ट कीजिए आप। देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इट्स ओके। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कि यार अंशुल भाई थोड़ी मेहनत कीजिए, आप थोड़ा अपना डिफेंस पे काम कीजिए, हमारा बहुत प्यार है आपके साथ, आपने अच्छा एंटर किया था बट थोड़ा हो गई गलती, लेकिन आप कम बैक कीजिए, जो इस बार गलती हो नेक्स्ट टाइम आप मत दोहराना,
तो आप प्यार दो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, सपोर्ट दो, यार वो बंदा कम बैक करेगा, तगड़ा कम बैक करेगा। अब अंशुल जुबली के एक मैच हारने पे इतना क्रिटिसाइज करोगे तो यार पीछे जो बंदे आने वाले हैं फ्यूचर में, जो अभी आगे चल के रोड टू यूएफसी में, अच्छा अब अर्शियन मेनन जो अभी द अल्टीमेट फाइटर के 33 सीजन में जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्शियन, बहुत प्यार है पूरे इंडियन एमएमए की तरफ से आपके लिए और बहुत शुभकामनाएं, हम बहुत दुआ करेंगे आपके लिए कि आप वहाँ पर कामयाब हो, अच्छा परफॉर्म करें। तो यार सपोर्ट करो। और अगर मैं थोड़ा टेक्निकल अभी अगर आ जाऊँ तो देखिए जब उनको पंच लगा, ठीक है, और उनको एग्जैक्टली इधर पे लगा, कान के पास लगा और बहुत क्लोज है ब्रेन के, तो बहुत जाहिर सी बात है बहुत क्विक फ्लैश आउट होता है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूँ, अकॉर्डिंग टू मी अंशुल जुबली जो नॉकआउट हुए, इट वॉज एक्चुअली नॉट अ नॉकआउट अकॉर्डिंग टू मी, टेक्निकली इट वॉज अ फ्लैश आउट। थोड़ी देर के लिए फ्लैश आउट हुए क्योंकि जो उनको पंच कनेक्ट हुआ वो ब्रेन के बहुत नजदीक था, ओके, तो थोड़ी देर के लिए फ्लैश आउट हुए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि जब उनको पंच लगा और वो गिरे, और जो बहुत लोग क्लेम करें कि अर्ली स्टॉपेज था, थोड़ा बहुत मुझे भी लगा कि अर्ली स्टॉपेज था क्योंकि रेफरी बहुत सडनली अंदर है। ठीक है, रेफरी ने अपना काम किया, वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि फाइटर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों फाइटर्स की रेफरी के ऊपर होती है, तो उन्होंने अपना काम किया, वी शुड नॉट ब्लेम हिम, उन्होंने अपना काम किया। बट और वो बहुत नेचुरल सिनेरियो था, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैश आउट हुआ, नॉकआउट नहीं हुआ, फ्लैश आउट। नॉकआउट कब होता? जब वो गिर जाते और रेफरी बीच में नहीं आते और स्किलेट उनको और 2-3 पंच मारते और फिर उनको ठंडा कर देते तो वो नॉकआउट हो जाता है ना, टेक्निकल नॉकआउट हो जाता। बट लेकिन रेफरी आगे फट से अंदर और वो भी रुक गए, है ना, और फिर अंशुल को उन्होंने पकड़ा रेफरी ने, तो वो थोड़ा सा लगा कि अर्ली स्टॉपेज था, वो फ्लैश आउट वाली सिचुएशन थी क्योंकि अंशुल ने मे बी सेमी कॉन्शियसली उठ करके उनका पैर पकड़ा था। ठीक है, अब हो सकता है कि अगर मे बी ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है या हो सकता था कि अगर रेफरी बीच में नहीं आते तो शायद अंशुल उनको गिरा सकते थे, या बॉडी का फोर्स डाल करके कुछ थोड़ा इधर उधर होता था तो शायद मैच आगे बढ़ सकती थी, या उसका ये भी हो सकता था कि अंशुल और ज़्यादा डैमेज ले सकते थे। बट थोड़ा सा अगर मैं इस बात का सपोर्ट करूं कि हाँ थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज था, बट इस तरीके से नहीं था कि हम पूरा ब्लेम रेफरी पे कर दें। तो ये इसका मेरा एक ये पूरा एनालाइजन, मतलब बोलते हैं कि इस तरीके से मैं इसको देखता हूँ, पूरा एनालाइज करता हूँ। तो अभी इस वीकेंड हमारी रितु फोगाट जी भी फाइट कर रही हैं इन वन चैंपियनशिप, फिर अगले महीने पूजा तोमर भी फाइट कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म है। अभी उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो रितु फोगाट जी को जो अभी उनकी फाइट आने वाली है, एक बहुत बड़ी बात है, वो एक पूरी वुमेन कम्युनिटी के लिए, पूरी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरी फैमिली में मैं 4 औरतों के बीच में घिरा हुआ रहता हूँ, एक मेरी मम्मी, एक मेरी वाइफ और 2 मेरी बेटियाँ। तो मैं अभी जब रितु फोगाट और पूजा तोमर जाने वाले हैं तो मैं अपनी बच्चियों को दिखाऊंगा कि देखो आपको भी ऐसे बनना है, और मेरी बेटी बोलती भी कि पापा मैं आपकी तरह फाइट करूँगी और फाइटर बनूँगी इंशाल्लाह। सो रितु फोगाट जी के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी रिसेंटली उन्होंने वो माँ बनी, और बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, जो उनको बेबी हुआ। बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको रितु जी, और वो कमबैक कर रही है यार, खतरनाक, मतलब वाकई में आपके पिताजी के ऊपर और आपके ऊपर और आपकी बहनों के ऊपर जो मूवी बनी दंगल, आप डिजर्व करते हो, क्योंकि माँ बनने के बाद देखिए वो वापस आ रहे, कमबैक कर रहे हैं, और हमारी मतलब मैं मतलब ट्रूली इंस्पिरेशन, मतलब एकदम ट्रू इंस्पिरेशन है रितु फोगाट जी। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था जब हम वॉरियर हैंड रिलीज़ कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, हमारी बहुत सारी बातचीत हुई और कई सारी हमने बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें खिंचाई आपस साथ में। और मैं ये कहूँगा कि एक बहुत तगड़ा कमबैक है, और अगेन मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, दुआएं कीजिए, और वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दें। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो जीत के ही आएंगी, इंशाल्लाह वो जीतेंगी, क्योंकि वो धाकड़ गर्ल है, वो दे देंगी एकदम दबा करके, शेरनी है वो। और अगर कुछ 19-20 होता भी है तब भी हमारा प्यार, हमारी जो शुभकामनाएं हर वक्त हमेशा उनके साथ रहेगी। और आप अच्छी तैयारी कीजिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और बहुत प्यार है हिंदुस्तान की तरफ से आपके लिए,
और बस आप मचा दीजिए, चक दे इंडिया कर दीजिए जा करके। और पूजा तोमर के लिए भी मैं सेम ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया यूएफसी में पूरे हिंदुस्तान को एक जीत दिलाने के लिए। हम बहुत खुश हुए थे जब आप यूएफसी में जीते थे। लोगों ने कुछ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म अजीब से वहाँ पर उस वक्त भी लोगों ने धारणाएं बना ली थी कि क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ हुआ था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा सा। बट यह जीत होती है, वो जीती और उन्होंने हम सबका सर बुलंद कर दिया, फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। और फिर एक बार आप हमारा जो हिंदुस्तान का नाम रोशन कीजिए, ऊपर कीजिए। यूएफसी में दूसरी जीत की हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं, प्यार है, प्रार्थनाएं हैं। और बस आप दोनों इंस्पिरेशन है। मेरी बेटियों को भी मैं आप दोनों की तरह ही इंशाल्लाह बनाऊंगा। So Farhan bhai, before we go, any last words for ISF? आपका विजन ऑलरेडी आपने बता दिया है कि आप क्या प्लान करने वाले हो। तो और जो फाइटर जो बाहर देख रहे हैं, who want to be a part of your organization, प्लीज कुछ बताइए उनके लिए कि क्या कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, इंडियन एमएमए का लेवल ऊपर हो रहा है। तो लास्टिंग वर्ड्स। सबसे पहले तो मैं फाइटर्स को मैसेज देने से पहले मैं एक पर्सनालिटी हैं जिनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, इंक्लूडिंग यू एंड एवरीवन। प्रवीण दबास सर, जो मैंने स्टार्ट से देखा था जब एमएमए इंडिया शुरू हुआ था, मैं तो बस बहुत शुरू से ही सब कुछ देख रहा हूँ और वो लगे रहे और आज तक लगे हुए हैं। सो सैल्यूट टू प्रवीण दबास सर, थैंक यू वेरी मच सर कि आज आपने सब कुछ बनाया है तो मैं यहाँ बैठ करके बोल रहा हूँ, वरना हमको कौन सुनेगा। सो थैंक यू फॉर दैट एंड वी लव यू एंड वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट। दूसरी बात ये कि फाइटर्स जो आईएसएफ के साथ जुड़ना चाहते हैं और जो आईएसएफ का हिस्सा बनना चाहते हैं और जो ऑफिशियल्स भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल है या एमएमए इंडिया के हैंडल पे भी आप जा करके बात कर सकते हैं, या हमारा आईएसएफ का इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, वी आर नॉट टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस एज ऑफ नाउ, और आगे भी ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम हो रहा है। ओके, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फेवर द फाइटर्स। आईएसएफ इज फ्रॉम द फाइटर्स। आईएसएफ के अगर आप लोगों को देखेंगे तो सारे फाइटर्स हैं जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, मैं भी, हम सब फाइटर्स हैं। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फेवर द फाइटर्स, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे हर काम में ये कोशिश करेंगे कि हम फाइटर से कोई रजिस्ट्रेशन ना लें, कोई रजिस्ट्रेशन फीस ना लें। ये हमारी पूरी कोशिश हमेशा रहेगी। तो मैं इसके लिए आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो स्पॉन्सर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो आकर के हमको इस स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए। कोई फाइटर है, किसी का नेटवर्क है, आपका नेटवर्क है अभिषेक जी, आप लोगों का नेटवर्क है, कोई भी स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड हैं जो हमको फंड करना चाहे, वो आकर के आईएसएफ को फंड कर सकता है ताकि हम फाइटर्स को ज़्यादा फेवर कर सकें। हम ट्राई कर रहे हैं, वी आर स्टिल इन नेगोशिएशन विद द अकोमोडेशन इज फूड। ये अगर डन हो गया तो हम आउट ऑफ द स्टेट के फाइटर्स को चांस देंगे आईएसएफ के फर्स्ट रियलिटी शो में आने का, जो फेदर वेट कैटेगरी में हम बना रहे हैं। और उसके बाद में अगर नहीं तो हम इंटर स्टेट और जो इंटरसिटी के जो फाइटर्स हैं उनको पहले चांस देंगे। फेदर वेट कैटेगरी का हम बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए फाइटर्स। और सभी फाइटर्स मेल फीमेल हर वेट कैटेगरी का हमें अपना रिकॉर्ड प्रोफाइल भेज सकता है, हम उसको अपने डेटाबेस में रख लेंगे। और ये रियलिटी शो के बाद में आईएसएफ अपना एक कंटेंडर सीरीज भी स्टार्ट करने वाला है, जो हम मिनिमम एज ऑफ नाउ हमारा प्लान है कि हम एवरी मंथ एक फाइट रखेंगे, कंटेंडर सीरीज। सो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमेच्योर में ही होगी, एमेच्योर एमएमए के बेस पर ही होगी कंटेंडर सीरीज। कम से कम तो 12 हम प्लान कर रहे हैं एवरी मंथ ईच। अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, एवरी फोर्टनाइट में एक कर सकते हैं। तो वो एमेच्योर होगा। और अगर हमारे पास फंड्स होंगे, स्पॉन्सर्स अच्छे होंगे, तो हम उसमें प्रो बाउट्स भी डालेंगे और प्रो फाइटर्स को हम पे करेंगे। ओके, तो ये है कि आप सिंपल हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए और आप अपना प्रोफाइल्स भेजिए और हम सब फाइटर्स का ले रहे हैं प्रोफाइल्स। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये मैं आपके थ्रू करना चाहता हूँ कि हम पॉसिबल है, वी आर इन द प्लानिंग एंड डिस्कशंस दैट वी माइट कीप एन ओपन ऑडिशन ऑल्सो फॉर द फाइटर्स टू कम एंड शोकेस देयर प्रोफाइल एंड टैलेंट एंड स्किल, और फिर वो हमारे रियलिटी शो का पार्ट बन सकते हैं अगर वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो। ओके, एंड द मोस्ट एंड द फोरमोस्ट लास्ट चीज़ कि आईएसएफ की इस तरह की हुडीज़ आप लोगों के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल होगी मार्केट में, तो बहुत प्यार दीजिएगा और प्यार से पहनिएगा और ख़रीदिएगा। और मैं बहुत जल्दी एक बना करके अभिषेक भाई को भी देने वाला हूँ।
थैंक यू, और मैं उसका वेट करूंगा जरूर. थैंक यू सो मच. होपफुली दिस वाज ए वेरी प्रोडक्टिव पॉडकास्ट सेशन. काफ़ी हमको सीखने को मिला आपसे फरहान भाई. थैंक यू सो मच. एंड होपफुली you take Indian MMA to a much newer height. Thank you very much. Thanks for the opportunity to speak. And all the best to MMA India show. All the best to Praveen sir, Abhishek bhai. And we love you all. Thank you. Stay tuned.